Hello everyone, this is CS Vidhu Surui and welcome to Affordable Classes और कंपनी लॉ की हमारी क्लास है। कंपनी लॉ की क्लास में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? इशू ऑफ शेयर वाला पार्ट सी हम कर रहे थे और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। द टॉपिक इज द इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। क्या था? इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। अब प्रेफरेंशियल बेसिस क्या होता है? जब एक कंपनी क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करती है क्या? सिक्योरिटी। प्रेफरेंशियल ऑफर होता है, प्रेफरेंशियल ऑफर मींस एन इशू ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी to any selected selected or selected group of person on preferential basis इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल लॉ। और ये ऑफर होता है, प्रेफरेंशियल ऑफर डज नॉट इंक्लूड क्या नहीं आएगा प्रेफरेंशियल ऑफर में? क्या क्या नहीं आएगा? पहला पब्लिक इशू, दूसरा राइट इशू, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS बॉन्ड, उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह। ये कोई भी इसमें क्या नहीं आएगा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर नहीं आएगा। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अगर इससे अलग कंपनी क्या कर रही है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू कर रही है, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब बात करते हैं क्या कंडीशन होती है कंपनी जब कंडीशन क्या होंगी? कंडीशंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंशियल बेसिस पे जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर? भाई कंपनी जब इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस ला रही है तो आप पहले चेक करोगे कि क्या आपकी कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आपको ऑथोराइज कर रहा है या नहीं कर रहा। द इशू हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अ। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, मेंबर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। इशू जो है ऑथोराइज होना चाहिए बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जब आप नोटिस भेजोगे, जब आप नोटिस सेंड करोगे, नोटिस सेंड टू दी मेंबर्स, जब मेंबर को आप नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। उसके साथ क्या जाएगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी?
पहला एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, किस पर्पस के लिए आप प्रेफरेंशियल ऑफर लेके आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटी टू बी इशू, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी इशू की जा रही है, प्राइस क्या है, प्राइस किस प्राइस में शेयर इशू किए जा रहे हैं, भाई क्या मेथड है बेसिस ऑन विच द प्राइस हैज बीन अराइव्ड, क्या मेथड है कि भाई किस मेथड के द्वारा प्राइस को क्या किया गया है, अराइव किया गया है, अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यू, रेलेवेंट डेट विद रेफरेंस टू विच द प्राइस हैज बीन अराइव्ड, रेलेवेंट डेट क्या है, किस कौन सी डेट पे आपने प्राइस कैलकुलेट किया है, द क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom द अलॉटमेंट इज प्रपोज्ड टू बी मेड, वो कौन से लोग हैं जिसको आप अलॉटमेंट दे रहे हो, intention of promoter director key managerial personnel to subscribe the offer, the proposed time within which the allotment shall be completed, कितने टाइम के अंदर अंदर allotment complete हो जाएगी, name of the proposed allotee and the percentage of proposed preferential offer capital that may be held by the allottees के नाम बताओगे और उनकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होगी, द चेंज इन द कंट्रोल इफ एनी इन द कंपनी दैट वुड अकर कॉन्सिक्वेंटल टू प्रेफरेंशियल ऑफर, द नंबर ऑफ पर्सन टू whom allotment on preferential basis have already been made during the year in terms of number of security as well as price, आप उन नंबर ऑफ पर्सन को भी बताओगे कि जिनको आपने एक साल के दौरान ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर इशू किए हैं, द जस्टिफिकेशन फॉर द अलॉटमेंट proposed to be made for the consideration other than cash together with the valuation report of the registered value, ये सारा आप क्या करोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर बताओ, आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीशन ऑफ इशू, completion of issue, allotment of security on preferential basis shall be completed within a period of 12 months from the date of passing of special resolution, ये कह रहा है कि जिस दिन प्रेफरेंशियल ऑफर के लिए जिस दिन प्रेफरेंशियल ऑफर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 12 महीने के अंदर अंदर जो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, 12 महीने के अंदर अलॉटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर द कंपनी टू कंप्लीट सच अलॉटमेंट। अगर 12 महीने के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 12 महीने के अंदर क्या नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुई सिक्योरिटी की, तो फिर आपको दोबारा से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइस फॉर द इशू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, the price of share other security to be issued on preferential basis either for cash or for consideration other than cash shall be determined on the valuation of the valuation report of the registered value, मतलब जो प्राइस होगा, प्राइस को कौन डिसाइड करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, where convertible security are offered on preferential basis with an option to apply for or get equity share alone, the price of the resultant share pursuant to conversion shall be determined। अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जहां पर आप किसी को
मान लो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो प्रेफरेंशियल बेसिस पे, आपने किसी को कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑफर की, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी ऑफर की किस बेसिस पे? प्रेफरेंशियल बेसिस पे, प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो उस चीज में क्या होगा, उस चीज में क्या होगा, आप ऑप्शन देते हो कि भाई आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किस चीज के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। और प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट शेयर, जो कन्वर्जन पर जो आपको इक्विटी शेयर मिलेगा उसका प्राइस किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है, आइदर अप फ्रंट एट द टाइम व्हेन द ऑफर फॉर द कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इज मेड, या तो अपफ्रंट उसका प्राइस डिसाइड कर दिया जाएगा जब ऑफर फॉर इक्विटी शेयर्स, जब सिक्योरिटी है वो दिया गया है, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का ऑफर जब दिया गया था तभी डिसाइड कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यू। ये क्या होगा, एट द टाइम विच शैल नॉट बी अर्लियर देन द 30 day to which the holder of the convertible security become entitled to apply for the share on the basis of the valuation report of the registered value, given not earlier than 60 day of the date when the holder of convertible security become entitled to apply for the shares। ये कहना चाह रहा है या तो आप अपफ्रंट डिसाइड कर लोगे, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी थी, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी ऑफर की गई और ऑप्शन दिया गया किसको, शेयर होल्डर्स को, होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किस चीज के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। तो फिर उस इक्विटी शेयर का प्राइस या तो अपफ्रंट डिसाइड कर लिया जाएगा जब आपने कन्वर्टिबल सिक्योरिटी को इश्यू किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट की, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट पे। अगर तब नहीं डिसाइड किया गया तो आप उस टाइम डिसाइड करोगे, वो टाइम होगा नोट अर्लियर देन, नोट अर्लियर देन 30 दिन पहले, भाई कम से कम 30 दिन तक का टाइम होगा, उससे पहले का टाइम नहीं होगा। विच इज शैल नॉट बी अर्लियर देन 30 days, कम से कम 30 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले, व्हेन द होल्डर ऑफ इक्विटी, मतलब एक महीना पहले का जो भी क्या था उस टाइम तक का आप क्या कर सकते हो, प्राइस डिसाइड करके यहाँ पर चल सकते हो, ठीक है ना। द कंपनी शुड टेक डिसीजन ऑन सब क्लोज 1 and सब क्लोज और सब क्लोज 2 at the time of offer of convertible security itself and make such disclosure in the explanatory statement where share or other security are allotted for consideration other than cash। जहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, जहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या हुआ, कोई सिक्योरिटी इशू की गई, कोई सिक्योरिटीज इशू की गई, इशू की गई, जहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई सिक्योरिटी इशू की गई फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ सच कंसिडरेशन शैल बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इसका वैल्यूएशन कौन करेगा, वैल्यूएशन शैल बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, शैल बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उसका वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसका क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा और अपनी एक रिपोर्ट जो है कंपनी को सेंड करेगा। उसके बाद बात करते हैं where the preferential offer of share is made for non-cash consideration, such non-cash consideration shall be related to the following manner in the books of account of the company। अब नॉन कैश कंसिडरेशन, जहां पे क्या कहना चाह रहे हो आप कि भाई जहां पर आप प्रेफरेंशियल ऑफर दे रहे हो नॉन कैश कंसिडरेशन बेसिस पे, है ना।
तो नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन take the form of depreciable or amortized asset. It shall be where clause is not applicable. It shall be expenses as provided in the accounting standard. It shall be expense as provided in the accounting standard. According to the Rule 13 sub Rule 3, the price of share or the security to be issued on preferential basis shall not be less than the price determined on the basis of valuation report of the registered valuer. बट इसमें क्या होगा कि भाई जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने डिसाइड किया है, ठीक है ना, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में प्राइस डिसाइड किया गया है उस प्राइस से कम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। In case of preferential offer is made by a company to one or more existing member, few provision relating to private placement in PS5 and PS4 shall not apply. प्राइवेट प्लेसमेंट में जो PS5 और PS4 के प्रोविजंस होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। एक प्राइवेट प्लेसमेंट में और एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है। एक प्राइवेट प्लेसमेंट में और एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग होता है ऑफर इनविटेशन मेड टू selected group of person, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, issue of share to any person whether or not they include member or employee। प्राइवेट अलॉटमेंट में क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो ऑफर दिया जाता है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में किया जाता है किसी भी पर्सन को ऑफर दिया जाता है whether or not they include member or employee। सेक्शन क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट का 42। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज सी। प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन सी सिक्योरिटी इश्यू की जाती है, एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ओनली इक्विटी, ओनली क्या इश्यू की जाती है, या तो इक्विटी या फिर अदर सिक्योरिटीज जो कि कन्वर्टेबल होती है इनटू इक्विटी कैन बी इश्यू। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर होल्डर की अप्रूवल जो होती है रिक्वायर्ड होती है, इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। अलॉटी कौन होते हैं, इसमें कोई भी पर्सन जो आइडेंटिफाई किया गया है बोर्ड के द्वारा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में अलॉटी कौन होते हैं, मेंबर, एम्प्लॉई या एनी अदर पर्सन। डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ओनली फ्यू डिस्क्लोजर एज पर द रूल 14। प्राइवेट प्लेसमेंट में थोड़े ही डिस्क्लोजर होते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में डिटेल डिस्क्लोजर होता है। क्या होता है, डिटेल डिस्क्लोजर होता है। PS4 की जरूरत प्राइवेट प्लेसमेंट में होती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, थ्रू एनी बैंकिंग चैनल। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप कैश भी दे सकते हो या अदर देन कैश भी दे सकते हो। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट जो है विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी हो जानी चाहिए। लेकिन जो इसमें अलॉटमेंट है कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। बैंक अकाउंट,
प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अलग बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाता है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब दूसरा डिफरेंस हमारा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू में और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। राइट इशू में जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो है सेक्शन 62 क्लोज 1 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन का नाम है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। क्लियर। दूसरा रूल, राइट इशू के लिए कोई रूल नहीं है, नो रूल। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए रूल जो 13 है एंड रूल 14 है ना, ये क्या है, एप्लीकेबल हो क्या पर चलता है। राइट इशू में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, इशू किए जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर या अदर सिक्योरिटी मींस इक्विटी शेयर, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी व्हिच वुड बी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर एट अ लेटर डेट, आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू कर सकते हो। प्रेफरेंशियल बेसिस पे क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। आगे, पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जो राइट इशू दिया जाता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। राइट इशू जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। बट जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी दे सकते हो या किसी आउटसाइडर को भी दे सकते हो। लिमिट ऑफ अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 10,000 हो, एग्जिस्टिंग ऑफर दे सकते, राइट इशू दे सकते। बट यहाँ पे नो लिमिट अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एंड रूल 13, बट अंडर सेक्शन 42 मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट आप ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स को दे सकते, पर्सन को दे सकते, 200 लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ऑफर दे सकते। आगे बढ़ते हैं। राइट इशू के लिए आपको क्या अप्रूवल चाहिए, आपको बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड मीटिंग के अंदर। राइट इशू के लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए आपको बोर्ड की भी चाहिए प्लस शेयर होल्डर्स की भी चाहिए। बोर्ड की भी चाहिए प्लस शेयर होल्डर्स की भी चाहिए। शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, शेयर होल्डर की उसमें क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और जो राइट इशू आता है उसका पीरियड क्या होगा, कितने टाइम के लिए ऑफर दिया जाता है, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन। लेकिन इसमें कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया। ऑफर लेटर, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट हैज बीन प्रिस्क्राइब, ऑफर लेटर कैन बी इन एनी फॉर्मेट। जो ऑफर लेटर के लिए राइट इशू में कोई, राइट इशू के लिए जो ऑफर लेटर होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बट अगर मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात करूं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में PAS 4 होता है। ऑफर लेटर जो होता है PAS, क्या होता है, 4 होता है। डिस्पैच ऑफ ऑफर लेटर, आप ऑफर लेटर किसके थ्रू भेजेंगे,
थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी के तरह ऑफर के ओपन होने से 3 दिन पहले, 3 डेज पहले आप ऑफर लेटर हर एक शेयर होल्डर को भेजोगे। उसके बाद क्या है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड जो ऑफर लेटर होता है वो कैसे सेंड किया जाएगा, आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। या तो राइटिंग में भेजोगे, या तो राइटिंग में होगा, या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, या इन इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ आइडेंटिफाई पर्सन। जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए लोगों का नाम रिकॉर्ड कर लोगे कि किन किन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो उस नाम के रिकॉर्ड होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप या तो राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर क्या करोगे, ऑफर देके यहाँ पर चलोगे। फाइलिंग विद द आरओसी बिफोर इशू ऑफ ऑफर लेटर, यहाँ पे कोई फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ता, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, फॉर्म MGT 14 के अंदर। रिटर्न अलॉटमेंट कब फाइल होगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 जो होता है आरओसी में 30 दिन के अंदर अंदर, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होगा, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में जो PS3 है वो 15 दिन के अंदर फाइल होगा। पीरियड ऑफ अलॉटमेंट, अलॉट शेयर विद इन 60 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी मिल जाएगी राइट इशू के केस में, उसके 60 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट की जाएगी। द अलॉटमेंट शैल बी मेड अर्लियर ऑफ 12 month ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और 60 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना, इन दोनों में से जो पहले होगा आप उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे। सेपरेट बैंक अकाउंट, separate bank account, no separate bank account is required to receive application money, बट इसके लिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, सेपरेट बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 14, मोड ऑफ अलॉटमेंट मनी, मोड ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी कैन इशू शेयर ऑन कैश और थ्रू बैंकिंग चैनल, बट इसमें क्या है, इसमें आप या तो कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज को, शेयर्स को। यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी। राइट इशू के केस में जब तक आप इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूं, आप तब तक पैसा यूज नहीं कर सकते जब तक आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 फाइल ना कर दो, जब तक आप क्या ना कर दो, PS3 फाइल ना कर दो। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से लर्न करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात आता है बोनस इशू क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं बोनस शेयर क्या होता है। अ कंपनी में अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अब क्या किया गया है, अथोराइजेशन है बोनस शेयर के लिए, बोनस शेयर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास अगर प्रॉफिट है, कंपनी अपने प्रॉफिट को, कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर सकती है, कैपिटलाइज कर सकती है।
कैपिटलाइज कर सकती है। कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकती है। कैपिटलाइज कैसे कर सकती है? बाय इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। वो फुली पेड अप बोनस शेयर, फुली पेड अप बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर को इशू कर सकती है। द इशू ऑफ बोनस शेयर बाय कंपनी इज अ कॉमन फीचर। The vesting of right in bonus share take place when the shares are actually allotted and not for earlier date। भाई अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए क्या कर सकती है? शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे सकती है। बोनस शेयर ये क्या होते हैं? विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, ये विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन जो 63 है, वो बात करता है एंड रूल 14 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल एंड सेबी रेगुलेशन इफ एनी द कंपनी इज लिस्टेड। अगर कंपनी क्या है? लिस्टेड है, तो सेबी रेगुलेशन भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या है बोनस इशू शेयर करने के? कंपनी का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है? कैपिटलाइज हो जाता है। पहला बेनिफिट तो ये, कंपनी का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होना चाहिए अदर देन जो आपने डिविडेंड पे किया उसके बाद जो अगर कोई प्रॉफिट बचा तो कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर सकती है? कैपिटलाइज कर सकती है, उसको कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकती है? बोनस शेयर के द्वारा। फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली। जो कंपनी को फंड फ्लो होता है वो ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट नहीं होता। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर comes down to their nominal value by the issue of bonus share. Market value of the company share holding, company share member is holder increase. Market value of member is shareholding increase with the increase in the number of share in the company. Bonus share is not an income as it is not a taxable. Bonus share क्या है? कोई इनकम नहीं होती, तो ये टैक्सेबल भी नहीं है। सोर्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, आप बोनस शेयर कहां कहां से इशू कर सकते हो, कहां कहां से दे सकते हो? बोनस शेयर इशू करने के, बोनस शेयर इशू करने के क्या क्या सोर्स है? बोनस शेयर इशू करने के क्या क्या सोर्स है? बोनस शेयर आप फ्री रिजर्व में से दे सकते हो। कहां से दे सकते हो? फ्री रिजर्व में से दे सकते हो। बोनस शेयर आप फ्री रिजर्व में से दे सकते हो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से दे सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से दे सकते हो, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो मेंटेन होता है वहां से भी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर सीआरआर में से। सोर्स ऑफ बोनस इशू क्या है? सोर्स क्या, कहां कहां से पैसा आ सकता है? सोर्स क्या है? सोर्स इसके ये है। क्लियर है? कंडीशन क्या होती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर? बोनस शेयर इशू करने की कंडीशन क्या है? इन टर्म ऑफ सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट इज प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। कंपनी कब तक बोनस इशू नहीं ला सकती? बोनस इशू एक कंपनी कब तक नहीं ला सकती? पहला, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल। दूसरा, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे। शेयर होल्डर क्या करेंगे? मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओआर पास किया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए?
company it has not defaulted in the payment of interest principal in respect of FD or debt security issued by the it. It has not defaulted in the payment of interest or principal in respect of fixed deposit and debt security issued by it. दूसरा, it has not defaulted in respect of payment of statutory dues of employee such has contribution to provident fund gratuity bonus. ना तो कंपनी किसी एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे या किसी डेट सिक्योरिटी पे किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और कंपनी का स्टैट्यूटरी ड्यू है, एम्प्लॉय को जो स्टैट्यूटरी ड्यू दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, बोनस है, उसमें भी कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, फुली पेड अप शेयर, द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। शेयर पहले क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होनी चाहिए, फुली पेड अप होनी चाहिए। नो इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, द बोनस आर शैल नॉट बी इशू। डिविडेंड के बदले में, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं होंगे, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं होंगे। क्या क्या फॉर्म फाइल किए जाएंगे जब कंपनी पहले एमजीटी 14 फाइल होगा, पहले इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर ऑथराइजिंग बोनस इशू ऑफ शेयर देन फाइल एमजीटी 14 ऑफ विद इन 30 डे ऑफ पासिंग द स्पेशल। मान लो क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल के अंदर क्या नहीं थी, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन नहीं थी, ऑथराइजेशन नहीं थी किसके रिगार्डिंग, बोनस इशू के रिगार्डिंग। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना आर्टिकल के अंदर अल्टरेशन किया, और अल्टरेशन कैसे होता है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में फॉर्म एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है। और दूसरा फॉर्म कौन सा फाइल होगा, PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिनों के अंदर अंदर, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। किस फॉर्म में फाइल होना चाहिए, PS3 के अंदर। कौन से फॉर्म में अंदर होना चाहिए, PS3 के अंदर फाइल होकर यहाँ पर चलना चाहिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है। हाँ, तो बस इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, तो हमारा पार्ट 3 फिर खत्म कर दे हो जाएगा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हमारा छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, फिर हमारा पार्ट डी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में ही हम पार्ट डी भी स्टार्ट कर पाएंगे, पार्ट डी भी